देखिए, हमारे इंडिया में ऑलमोस्ट 90% लोगों से ज़्यादा का अकाउंट जो है वो किसी न किसी बैंक के अंदर है। भले ही वो एचडीएफसी बैंक हो, एक्सिस बैंक हो, एसबीआई हो या फिर जो भी बैंकिंग सिस्टम है उसके अंदर आपका अकाउंट होगा। अभी जो चीज़ें एचडीएफसी बैंक में हुई है उसको लेकर के अगर आपका किसी भी बैंक अकाउंट है तो ये वीडियो आपको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या हो रहा है एचडीएफसी बैंक में, जिसको समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। बात आती है यहाँ पे मार्च 2026 की, जहाँ पे एचडीएफसी बैंक के चेयरमैन ने रिज़ाइन कर दिया और उन्होंने अपने रेजिग्नेशन में ये लिखा है कि बैंक के अंदर ऐसा कुछ चल रहा है जो उनके एथिक्स के अगेंस्ट में है, जिस कारण से वो रिज़ाइन कर रहे हैं। और ऐसा उन्होंने कोई प्रूफ तो नहीं दिया है, बट उसके बाद एचडीएफसी बैंक के शेयर जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा गिर गए, जिससे इन्वेस्टर्स के ऑलमोस्ट 66,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। वहीं पे अगर हम बात करें तो आरबीआई और फाइनेंस मिनिस्ट्री से भी इसको लेकर के स्टेटमेंट जो है वो इशू किए गए हैं, जिसमें ये बताया गया है कि बैंकिंग के फाइनेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ऐसा यहाँ पे क्या हुआ है जो एचडीएफसी बैंक के चेयरमैन को रिजाइन करना पड़ा। देखिए, हमारे यहाँ की 150 करोड़ की पॉपुलेशन है और अगर मैं बात करूँ पूरे वर्ल्ड की तो पूरे वर्ल्ड में टॉप 100 बैंक्स में इंडिया के सिर्फ 2 बैंक ही आते हैं। सबसे पहला है आपका एसबीआई और दूसरा है एचडीएफसी बैंक। तो क्या इतने बड़े बैंक्स में भी ऐसी कुछ चीज़ें हो पा रही है जिससे हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि क्या हमारा पैसा वहाँ पे सेफ है या फिर उसमें भी कोई ना कोई रिस्क है। देखिए, किसी भी बैंक का एसेट्स जो होता है वो होता है उसका ट्रस्ट। अगर उसके ऊपर हमें ट्रस्ट है तभी हम किसी भी बैंक के साथ अपना अकाउंट ओपन करते हैं। एचडीएफसी बैंक अपने सेक्टर की एक लीडिंग कंपनी है और कल की डेट में एचडीएफसी बैंक जो भी डिसीजन लेती है दूसरे भी बैंक उसको फॉलो करते हैं। एग्जांपल के लिए, अगर एचडीएफसी बैंक अपने एफडी के रेट्स को कम या ज़्यादा करती है तो उसके अकॉर्डिंग दूसरे बैंक्स भी अपने रेट्स में चेंजेस करते हैं। तो यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्या है उसको समझते हैं। आप फाइनेंस की नॉलेज चाहते हैं और चीज़ों को इन डेप्थ समझना चाहते हैं तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और आगे हम समझते हैं कि एचडीएफसी बैंक में आखिर क्या हुआ है। देखिए, 1994 में दीपक पारेख जी ने एचडीएफसी बैंक की शुरुआत की थी। ये मानना था कि उनको एक ऐसा बैंक बनाना था जो गवर्नमेंट बैंक की तरह ही लोगों को भरोसा दे सके। उन्होंने ऐसा किया भी, उन्होंने लोगों को एक भरोसा दिलाया, उन्होंने एक ट्रांसपेरेंसी रखी हर चीज़ों में, जिससे एचडीएफसी बैंक को ग्रो करने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिली। वो हमेशा एक ही चीज़ की बात करते थे और वो है एथिक्स इन गवर्नेंस। अगर आप एमबीए के स्टूडेंट हो या फिर फाइनेंस के स्टूडेंट हो तो अगर आप देखोगे तो वहाँ पे एचडीएफसी मॉडल की स्टडी करवाई जाती है कॉलेजेस में। जितने भी बड़े बी स्कूल्स हैं वहाँ पे एचडीएफसी मॉडल्स की स्टडी की जाती है। एचडीएफसी बैंक मार्केट में अपनी एक रेपुटेशन बिल्ड कर चुका है, जिससे ये समझ में आता है कि ये बैंक किसी के साथ गलत नहीं कर सकता। जब लोग आपके ऊपर इतना भरोसा करते हैं तो आप कभी नहीं चाहते हो कि किसी के साथ गलत हो। ये सारे लोग आपके बैंकिंग सिस्टम पे भरोसा करते हैं तो आप ये चाहते हो कि ये भरोसा कभी टूटना नहीं चाहिए और ये लोगों की भी एक्सपेक्टेशन होती है। और अगर हम बात करें 2025 के लास्ट क्वार्टर की तो उस टाइम तक एचडीएफसी बैंक के अकाउंट में 40.89 लाख करोड़ रुपए थे और ये महाराष्ट्र के टोटल जीडीपी से भी ज़्यादा है। प्रॉब्लम आ कहाँ पे रही है? पीछे चलते हैं 2022 में, जहाँ पे एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक का मर्जर हुआ था और ये अभी तक के इतिहास का सबसे बड़ा मर्जर था। और ये जो मर्जर था ये टोटल $40 बिलियन का मर्जर था। एचडीएफसी लिमिटेड जो थी वो एक मॉर्गेज कंपनी थी, वहीं पे एचडीएफसी बैंक एक नॉर्मल बैंकिंग सिस्टम कंपनी थी। सभी का ये मानना था कि अगर ये 2 कंपनी एक साथ आ जाती है तो ये एक पावर हाउस बन जाएगा और ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी मानी जाएगी। और जुलाई 2030 में ये मर्जर पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया और इसको कंप्लीटली 1 डिकेड हो चुके थे मर्ज हुए। और मर्जर के बाद ही इस कंपनी में प्रॉब्लम स्टार्ट हुई और एक्सपर्ट का ये मानना है कि ये जो मर्जर थी वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स थी। प्रॉब्लम तब स्टार्ट हुई जब मर्जर के बाद क्रेडिट डिपॉजिट जो है वो 110% से भी ज़्यादा हो गया। क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो होता क्या है? देखिए, मर्जर से पहले एचडीएफसी बैंक का क्रेडिट रेशियो जो है वो 87 से 88% के आसपास हुआ करता था, बट मर्जर के बाद ये 110% पे चला गया। किसी भी बैंक का क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो 87 to 88 के आसपास है। इसका मतलब ये है कि अगर कंपनी के पास 100 रुपये हैं, अगर बैंक के पास 100 रुपये हैं तो वो आपको 87 से 88 रुपीज़ तक का लोन दे सकती है। अगर वहीं पे बैंक का क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो 100 के ऊपर चला गया है, इसका मतलब ये है कि कंपनी के पास तो 100 रुपये हैं बट वो लोन दे रही है 110 रुपये का। वहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि अगर वो लोन जो दे रही है अगर वो उसके पास वापस नहीं आया, जो लोन ले रहा है अगर वो डिफ़ॉल्ट कर गया तो ऐसे में पूरा बैंकिंग सिस्टम का क्या होता है, फेलियर हो जाता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तब आएगी जब सभी लोग बैंक से एक साथ पैसा निकालेंगे। ऐसे में बैंक जो
है सभी को पैसा नहीं दे पाएगी और बैंक डिफ़ॉल्ट कर जाती है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारी फाइनेंस स्टॉक मार्केट टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस की क्लास जो है वो जल्दी स्टार्ट होने वाली है, तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2025 के अंदर नागपुर में एक एचएनआई यानी कि हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल ने एक कंप्लेंट डाली और उस एचएनआई ने 20 से 25 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए थे और एचडीएफसी बैंक के एम्प्लॉयज़ थे, उसके ऊपर 81 बॉन्ड्स के मिस सेलिंग के आरोप लगे थे और ये जो मामला था बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ था और इससे उसके क्या हुए थे, पूरे के पूरे 20 से 25 करोड़ जो है वो जीरो हो गए थे। आगे चल करके आरबीआई ने 91 लाख का इसके ऊपर पेनल्टी भी लगाया था एचडीएफसी बैंक के ऊपर। एचडीएफसी के जो चेयरमैन हैं उन्होंने ये सारी चीज़ें देखी होगी और ऐसी चीज़ें अभी थोड़ी बहुत और भी निकल करके आ रही है एचडीएफसी बैंक को लेकर के। शायद इस कारण से ही उन्होंने ये चीज़ें बोली थी कि जो भी चीज़ें अंदर चल रही है वो एथिक्स के खिलाफ है और ऐसी चीज़ों को बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करना चाहिए और एचडीएफसी बैंक को इन चीज़ों को सुधारने की ज़रूरत है और हमारे जो इंडिया की गवर्नमेंट है उसको भी ये चीज़ें देखनी पड़ेगी। ऐसे बैंकिंग सिस्टम के लिए कुछ ऐसे स्ट्रिक्ट रूल्स बनाने चाहिए जिससे आने वाले टाइम में ऐसी कोई भी प्रॉब्लम्स ना आए करके कुछ ऐसे नियम होने चाहिए जो ट्रांसपेरेंसी जिसमें होनी चाहिए, जिससे लोगों का बैंकिंग सेक्टर के ऊपर से भरोसा ना उठे। देखिए, अगर आप किसी भी बैंक में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी चीज़ ये है कि एचडीएफसी बैंक के फाइनेंशियल्स में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और मार्केट में इतनी ज़्यादा गिरावट हो चुकी है और वॉर के कारण भी बहुत ज़्यादा मार्केट में गिरावट देखने को मिल रहा है, तो हो सकता है एचडीएफसी बैंक में आपके लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे बन सकती है जिसको आप लॉन्ग टर्म के लिए बाय कर सकते हैं। बट बात आती है कि मार्केट में ये गिरावट कब कम होगी और इसको लेकर के जो भी डिटेल्स है वो मैं आपके सामने लाता रहूँगा। तो हमें सब्सक्राइब करें और अगर आप सीखना चाहते हैं स्टॉक मार्केट में किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, किस तरीके से आप टेक्निकल एनालिसिस आपको करना चाहिए, तो आप दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं।